चैनल इंग्लिश क्लासेस 110 इंग्लिश क्लासेस 110 आपके लिए लेकर आया है आज का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में केस यानी कारक। इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण में आपको कारक का क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज जो है हम लोग जानकारी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो चैनल पर नए आए हैं वो लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मैं यही कहूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा जो लोग नए हैं उन्हें भी फायदा, वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है केस। अंग्रेजी ग्रामर में केस, और केस का हिंदी अर्थ होता है कारक। कारक का मतलब यह होता है कि मतलब किसी वाक्य में क्या भूमिका है, स्थिति है किसी संज्ञा का या सर्वनाम का। जस्ट इसको मैं ऐसे बता दूं, अगर दूसरे तरह से लफ्ज को यानी अपने शब्दों को बदल दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा और या सर्वनाम किसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ क्या उसका रिलेशंस है इसको बताता है कारक। तो यही होता है केस या कारक। लेकिन मैं उसके अलावा सबसे पहले आपको बता दूं कि कारक जो होते हैं अंग्रेजी व्याकरण में कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस नंबर 1, दूसरे नंबर पर है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, तीसरे नंबर पर है पॉसेसिव केस या जेनेटिव केस, चौथे नंबर पे है वोकेटिव केस। अब ये आप मैं जो बोल रहा हूँ नॉमिनेटिव केस, बस ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, जेनेटिव केस और वोकेटिव केस, तो आपको लग रहा हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मालूम नहीं है, ये अभी तो बस शुरू ही किया था, केस इतना भारी भारी सब बता रहे हैं। तो मैं आपको उस चीज को सरल और आसान कर देता हूँ। आसान करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केस होता क्या है। केस जब हम लोग पढ़ते हैं तो केस का मतलब ये होता है आपको समझने के लिए, यानी केस को समझने के लिए आपके लिए यह जरूरी है जानना कि किसी वाक्य की बनावट कैसी होती है। सबसे पहले आप केस में वाक्य की बनावट को अगर समझ जाएंगे तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और वोकेटिव केस, इसको भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक वाक्य स्ट्रक्चर के बारे में, यानी वाक्य जो है उसकी बनावट कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीज होता है तब एक वाक्य का वो रूप लेता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर आप ऑलरेडी देख रहे होंगे। तो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि यहां पर आप देख रहे हो मैंने लिखा हुआ सीता बेक्ड अ केक। सीता ने क्या क्या एक केक बनाया, ठीक है यहां पर, और ही बेक्ड अ केक, उसने एक केक बनाया। यहां पर आप देख रहे होंगे सीता और ही, यहां पर आप देख रहे होंगे कि नाउन है, यानी सीता एक नाउन है और ही एक प्रोनाउन है। यहां पर आप देख रहे होंगे। अब यहां पर सीता हो या ही हो, अब सबसे पहले इस सब्जेक्ट के अंतर्गत या किसी भी इसी वाक्य को ले ले हम, वाक्य में अगर हमें यह जानना होगा कि सब्जेक्ट कौन है तो सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि उससे सवाल करना होगा, है ना। सवाल करेंगे कि किसने केक बनाया, किसने केक बनाया, तो जवाब आएगा कि सीता ने केक बनाया। फिर मैं सवाल करूंगा कि किसने केक बनाया, तो दूसरे वाक्य में जवाब आएगा कि उसने केक बनाया। तो यहां पर उसने और सीता, ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये दोनों जो है वो क्या है, तो ये दोनों जो है यहां पर सब्जेक्ट के रूप में, और सब्जेक्ट के जगह पर जब कोई सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन रहता है उसी को हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। देखिए बहुत आसान है, इसको भारी भरकम बात करेंगे अगर हम तो अंग्रेजी का एक परिभाषा देंगे बड़ा सा, और उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। सीधा सीधा सा बात है कि जब कोई वाक्य किसी वाक्य में जो है डूअर ऑफ एक्शन, सीधा सा बात है, डूअर ऑफ एक्शन जो होगा वो क्या कहते हैं, यहां पर कौन है, डूअर ऑफ एक्शन कौन है, तो यहां पर कौन केक बनाता है, तो आप देख रहे हो सीता केक बनाती है। यहां पर इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि ही जो है वो केक बनाता है। तो यहां पर किसने यानी कौन बनाता है यहां पर, या किसने बनाया, तो यहां पर
सीधा सीधा आपको अर्थ मिल गया यहाँ पर क्या कि सीता ने रोटी यानी केक बनाया, इसका मतलब सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट की जो ये स्थिति है, यही इसको हम जब बोलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस, यानी कि इसकी स्थिति को बताता है। ये जो है हम बोलेंगे कि ये जो सीता जो कौन से केस में है, किस स्थिति में है, तो ये हमारा जो जवाब आएगा वो सब्जेक्टिव केस में है। अच्छा ठीक है, सब्जेक्टिव केस है। अब प्रश्न फिर उठता है, अब दूसरा एक चीज और है यहां पर। अब आ गया है कि ये तो पहला सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी ऑब्जेक्टिव केस की। ये है ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां पर आप देख लेंगे कि यानी एक केक जो है बनाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, तो सीता के द्वारा। अब सीता के द्वारा क्या बनाया गया है, अब मेरा प्रश्न पलट गया, मेरा जो क्वेश्चन था वो बदल गया और मैं पूछ रहा हूं कि सीता ने क्या बनाया। जैसे ही मैंने बोला कि सीता ने क्या बनाया, तो सीता ने क्या बनाया, एक केक बनाया। उसने क्या बनाया, तो उसने एक केक बनाया। अब जैसे ही दोनों वाक्य में हमने यहां पर नाउन और प्रोनाउन से जैसे ही कहा, तो यहां पर एक आप जवाब जो आएगा यहां पर दोनों का, वो एक केक खाएगा। ठीक है, एक केक बनाया। उसने क्या बनाया, तो उसने एक केक बनाया। सीता ने क्या बनाया, तो उस सीता ने एक केक बनाया। तो आप यहां पर स्थिति आप समझ गए। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यहां पर, और वेक जो है ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहां पर आप देख रहे होंगे आसानी से आप कि यहां पर भी ऐसे ही सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब हो गया प्लस यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहां पर बहुत आसानी से कि ये सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी। तो यहां पर जो एक केक की जो स्थिति है वो किस स्थिति में है, तो वो एक्यूजेटिव केस की स्थिति में है या ऑब्जेक्टिव केस की स्थिति में है। इसको फिर मैं यही तो बोलूंगा कि आप बहुत घुमा फिरा के अगर हम बात करेंगे तो भारी भरकम आपको कोई परिभाषा मैं देने नहीं जा रहा हूं। बस आपको ये समझना होगा कि ये एक्यूजेटिव केस होता क्या है और ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने बताया अभी कि एक वाक्य में जो बनावट होती है, वाक्य की जो बनावट होती है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। उसमें सब्जेक्ट पहचानना होगा, सब्जेक्ट की जो स्थिति होती है वही यानी कि सब्जेक्टिव केस होता है, और वही जो है अगर मान लो दूसरा में ऑब्जेक्ट की जो स्थिति है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई होप कि आपको बहुत आसानी से यहां पर ये मेरी पूरी बात आपको यानी नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस समझ में आ गया होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस आपको समझ में आ गया। अब बात हम लोग करेंगे पसेसिव केस के बारे में। पसेसिव केस या जेनिटिव केस। देखिए पसेसिव केस जो है वो क्या दिखाता है, ये स्वामित्व को दिखाता है, ऑनरशिप को दिखाता है। यानी ऑनरशिप को दिखाने की बात हम जब करेंगे तो जैसे यहां पर आप देखेंगे कि राम्स बुक, जब जैसे ही कहा मैंने तो यहां पर इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफ और एस लगा देते हैं। यानी ऐसे कह सकता हूं मैं कि दिस इज राम्स बुक। तो यहां पर आप देख ये बुक किसका है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों पसेसिव केस के बारे में या जेनेटिव केस के बारे में। ये जो बुक है वो किसका है, ये बुक जो है वो राम का है। तो ये क्या हो गया, ये राम का है। जब यहां पर जो पसेसिव केस है वो किस स्थिति को दर्शाता है, वो दर्शाता है किसको, तो वो दर्शाता है आपको स्वामित्व को, वो ऑनरशिप को दर्शाता है। इसीलिए यहां पर जो इसकी स्थिति बनेगी वो जो है क्या बनेगी, यानी पसेसिव केस की स्थिति बनेगी। दिस इज राम्स बुक। अब आप ये कह सकते हैं कि जब भी यानी ये तो अपोस्ट्रोफ, देखिए आपको हम अपोस्ट्रोफ का जो है जहां तक यूज है वो आपको दूसरे वीडियो में समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देख लें कि यहां पर अपोस्ट्रोफ है और ऐसा है। तो यहां पर हमने बताया है ये कि कैसे यानी स्वामित्व का जो भाव है यहां पर दिख रहा है, यही जो है पसेसिव केस होता है और ये स्वामित्व बताता है। अब देखिए
यहां पर एक और चीज बता दें कि जैसे ये जब भी, जो छोटी सी चीज है मैं आपको बता दूं, जब भी यानी सजीव की बात होती है, सजीव के केस में हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम निर्जीव किसी चीज के बारे में बात करें, किसी निर्जीव चीज का रिलेशन बताना होता है, तो हम लोग कैसे बताते हैं? यहां पर हम लोग रिलेशन बताए, दिस इज राम्स बुक। अब हम ऐसे करते हैं कि द पिलर ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, सॉरी कैसे करें, द पिलर ऑफ द टेबल, टेबल्स कर देते या टेबल कर देते, सॉरी, द पिलर ऑफ द टेबल, सॉरी, द पिलर्स ऑफ द टेबल आर ब्रोकन। तो द पिलर ऑफ द टेबल्स आर ब्रोकन, आप देख रहे होंगे यहां पर कि यहां पर चूंकि टेबल जो है वो निर्जीव है, इसलिए ना हम लोग ने इसको जोड़ने के लिए, यानी इसका जो स्वामित्व है या ऑनरशिप इसको बताने के लिए हमने क्या किया, ऑफ का इस यूज किया यहां पे। तो हम जब कोई निर्जीव चीज होता है, निर्जीव चीज को अगर हम जोड़ने की बात करें या फिर हम जो उसका स्वामित्व की बात करें या ऑनरशिप की बात करें इसके निर्जीव चीज के, तो फिर हम क्या करते हैं वहां पर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर ऑफ से हम, जैसे ये जस्ट लाइक अपोस्ट्रोफ इसका इस्तेमाल करता है, द पिलर ऑफ द टेबल, द पिलर्स ऑफ द टेबल आर ब्रोकन। तो आप इससे, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात पॉसेसिव केस में समझ में आ गई होगी। तो गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग जो बात करेंगे वो वोकेटिव केस के बारे में बात करेंगे। वोकेटिव केस का क्या मतलब क्या होता है? संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब, जैसे हम किसी को संबोधित करते हैं, है ना, संबोधित जब हम करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो वोकेटिव केस में हो। तो कहें हम कि उदाहरण के लिए हम कहते हैं कोई सेंटेंस, हम उदाहरण के लिए एक सेंटेंस कहते हैं कि गो देयर अजय, वेयर आर यू मिस्टर सिन्हा। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि संबोधन कर रहे हैं। तो ऐसे इस तरह का जब हम संबोधन करते हैं तो वह वोकेटिव केस में आता है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं यहां पर वोकेटिव केस के बारे में, वेयर आर यू राम। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, हम संबोधन कर रहे हैं। उसी तरह से कह दूं कि कम हेयर मिस्टर सिन्हा, कम हेयर मिस्टर सिन्हा। तो क्या होगा कि मैं इनका संबोधन कर रहा हूं। तो ये जो ऐसे जो वाक्य हैं वो किस में आते हैं? तो वैसे वाक्य वोकेटिव केस में आते हैं। जहां तक मुझे लग रहा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये केस जो चैप्टर है, कारक जो चैप्टर है अंग्रेजी व्याकरण में, उसको आप भली भांति समझ चुके होंगे। अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें अंदर से बहुत ताकत मिलती है, और हम लोग नए नए वीडियो इसी तरह से बनाते रहेंगे अगर आपके लाइक और सब्सक्राइब का सपोर्ट हमें मिलता रहा। तो मैं आपको अगर आगे मैं ये बता दूं कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पर अब तक पढ़ा है, तो ये जहां तक बात है आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप काइंडली, आप कृपया करके हमें कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम जो है उसको दोबारा से आपको डिफाइन कर सके। तो गाइज, अब हम लोग बात करें आज कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो नॉमिनेटिव केस के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ा, या फिर एक्यूजेटिव केस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने।
उसके बाद हम लोगों ने पॉसेसिव केस के बारे में पढ़ा, या फिर यूं कहें कि जेनेटिव केस के बारे में पढ़ा, है ना। इस तरह से हम लोगों ने सारे केसेस के बारे में मैंने पढ़ा। अब जो है मैं एक चार्ट आपको दिखा रहा हूं। ये चार्ट जो है ना आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, या फिर एग्जामिनेशन में कहें या स्पोकन के वक्त आपको जो है कि बहुत काम आने वाला है। इस चार्ट को या तो आप पिक ले लें और इस तरह से याद कर लें, जैसे जैसे आप लोग आई मी माई माइन माई सेल्फ, हम जैसे 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 इस्तेमाल होता है, जैसे आई का जैसे सब्जेक्ट जब मेरा आई होगा तो उसके साथ जो है, जब अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव केस में मुझे इस्तेमाल करना हो तो आई के साथ मी ही लगे। जैसे हमको बोलना होगा इट्स मी, इट्स माइन, या फिर इसमें और भी कई तरह से हम लोग बोलते हैं ना, पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करना होगा, फिर या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। तो हम कैसे इस यूज करेंगे इसका, वो चीज के लिए एक चार्ट है। और ये चार्ट जो है ना, ये अगर आपको याद रहेगा तो आप ग्रामर में यानी व्याकरण में आप जो है किसी तरह की गलती नहीं करेंगे, इसके यूज को आप समझ पाएंगे। तो जैसे आई है, आई के साथ हम लोग जो अगर है आई माई मी, आई मी माई माइन माई सेल्फ, उसी तरह से आप याद कर लो वी अस आवर आवर्स आवर सेल्व्स। उसी तरह से आप याद करें यू यू योर योर्स योर सेल्फ, अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और प्लूरल है अगर यानी एक है तो योर सेल्फ, अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो उसके बारे में योर सेल्फ का इस्तेमाल होगा या यूज होगा। ही है, ही के साथ हिम हिज, और उसके बाद फिर हिज का ही इस्तेमाल हो जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन में, और हिमसेल्फ का यूज होगा यहाँ पे। उसी तरह से शी, हर, हर्स, एंड यहाँ पर फिर क्या हो गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर सेल्फ। उसके बाद फिर इट्स एंड इटसेल्फ। उसके बाद दे, देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स। तो आप देख पा रहे हैं ये चार्ट आपकी परीक्षा में कितना महत्वपूर्ण होगा। तो आप काइंडली इस चार्ट को याद कर लें, और याद करने के बाद जो है इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो फिर आपको शायद, और इससे कई सारे आपके जो है क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो आप उससे आप बना पाएंगे। तो आप एक बार चार्ट को इसको याद कर लें। अब गाइस मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो कोई भी इस चैनल पर नए आए हैं, या फिर जो लोग पहले से भी हैं, वो लोग या तो वीडियो को शेयर कर दें, जो नए हैं तो वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमें भी ताकत अंदर से मिलती रहे और हौसला भी बढ़ता रहे, और हम ऐसे ही रोज आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहें, और आपको और सभी लोगों को इसका वीडियो का फायदा हो, और सभी इसका फायदा उठा सकें।